बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम सिविल जज है। डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर एस्पिरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं इनफैक्ट इस सीरीज़ के ऊपर एक बुक भी लिख रहा हूँ, लेकिन उसको तो हो सकता है कोई 2-4 साल लग जाएं लिखते लिखते। लेकिन इस वक्त ये है कि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ज़रूरी है आपके साथ जो है वो चीज़ें जो है वो टाइमली आपके साथ जो है वो डिस्कस की जाएं। और तो हमारी जो सीरीज़ है वो उसका नाम है जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इंशाल्लाह। अच्छा, हम करेंगे क्या इसके अंदर? हम इसके अंदर करेंगे क्या? हम इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये करेंगे कि हम जो काजेज़ हैं, जो कॉजेज़ हैं फेलियर की, हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है हम उसको जो है वो इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन लिए हैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, और जो आगे लेक्चर्स होंगे उसके लिए। मैंने किया क्या है? मैंने सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा है। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च की है कि काजेज़ क्या होती हैं एग्ज़ाम में फ़ेल होने की, और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने पढ़ा है, डेप्थ में पढ़ा है। तो उसके बाद मैंने फिर वो चीज़ें जो बार-बार बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने, जो सीएसपी ऑफ़िसर्स हैं, जो इंडिया और अब्रॉड और पाकिस्तान से जो मसलन जजेस हैं, और जो उन्होंने मुख्तलिफ ब्लॉग्स के अंदर उन्होंने उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए हैं, फिर मैंने उसको कंपाइल करने की कोशिश की है। देखिए, अगर मसलन मैं तो खुद ये कहता हूँ कि आपको कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको खुद इनोवेटिव होना चाहिए। मसलन जाइए अभी आप यूट्यूब के ऊपर लिखिए रीजंस फॉर फेलियर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लिखिए हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको इतने ज़बरदस्त लोग मिलेंगे, इतने ज़बरदस्त वे में आपको गाइड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आपने उसको ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, मैंने भी यही किया है। मैंने आपके वो जो मेन रीजंस थी उनको एक जगह पे लिखा है, और उनका सलूशन जो है वो मैंने जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना है। और अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप देखिएगा, आपको डिफरेंस फील होगा। और एक आपके लिए जो खुशखबरी वाली बात है वो ये है कि ये मोस्ट ऑफ द जो रीजंस हैं वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल से मुराद ये है क्या है कि अगर आपकी एक रीज़न है तो उसका सलूशन भी एग्जिस्ट करता है। यानी अगर आप कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनेंगे और अपनी उस फेलियर को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका सलूशन ढूंढेंगे, तो आपका वो मसला जो है वो हल हो जाएगा। आपको वो मसला जो है वो क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सॉल्यूशन नहीं है। आज का हमारा लेक्चर ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लोग फेल हो जाते हैं, उसकी मेन रीज़न्स क्या हैं। आज हम उन रीज़न्स को सरसरी देखेंगे। आगे जब मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊँगा, तो मैं उन रीज़न्स को इन डिटेल भी जो है वो डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रॉब्लम्स का जो है उसको क्या करना है, आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है। अच्छा, अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो क्या है? वो ये है कि देखिए, अगर आप इस लेक्चर को सुनने की जुर्रत कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप चाहते हैं कि मैं लाइन के ऊपर आ जाऊं, और मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर लूं, उसको सिक्योर कर लूं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं सोचते, जो ज़िंदगी के कंफर्टेबल जोन में हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं हैं स्टडी वगैरह में। लेकिन अगर हम उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं, उनको बताएं,
तो हो सकता है कि वो भी मोटिवेट हो जाएँ और वो भी जो है वो लाइन के ऊपर आ जाएँ और अपनी ज़िंदगी को जो है वो भी जो है वो सँवार सकें, ठीक है? तो उसके लिए मेरा आपको जो अहम पैगाम है वो ये है कि प्लीज़ मैं अगर आपसे कहता हूँ ना शेयर इट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कैजुअली लें, आप कहें चलो ठीक है इसका तो काम है कहना, नॉट एट ऑल। वो आपका एक फ़र्ज़ होता है कि आपने वो बात दूसरे तक, आपके जितने दोस्त लोग हैं, आपने उन सब तक पहुँचानी है। कैसे पहुँचानी है? अब तो देखिए, आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएँ, उसमें सारे जो लॉयर्स हैं उनको ऐड करें, उनको वो वाला जो लिंक है लेक्चर का विद सूटेबल टेक्स्ट उनको आप मोटिवेट करें कि आप इसको जी सुनें, आपका इसका फ़ायदा होगा, ठीक है? आप अपनी टाइमलाइन जो फ़ेसबुक की है उसके ऊपर उसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन इट विल हैपन कि जब आपको लगे कि हाँ, वाक़ई ही मुझे ये जो है वो करना चाहिए और जब आपको लगे कि सर भी इसी एम के साथ पढ़ाते हैं कि मेरा पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँचे। तो प्लीज़ आप मैं ये आपको एक दफ़ा ही कहूँगा इस सीरीज़ में, उसके बाद ये फिर आप पे डिपेंड होगा कि आप उसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। बाकी मैं आपकी एप्रिसिएशन, आपके कमेंट्स का एवरी टाइम जो है वो इंतज़ार करता हूँ बिकॉज़ दैट इज़ एन इंस्पिरेशन, दैट इज़ एन ऑक्सीजन फॉर मी, दैट फोर्स मी टू डू मोर फॉर यू पीपल। सो थैंक यू सो मच। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, मेन रीज़न इन फॉर फेलियर इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या है? सबसे पहले क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपने सोचा हो कि सुबह मैंने जल्दी उठना है और सुबह जब आप उठ रहे हों तो आपका अलार्म भी बज रहा होता है और फिर आप उसको स्नूज़िंग पे लेके जा रहे होते हैं, आप बार-बार उसको आगे फॉरवर्ड जो है वो कर और अल्टीमेटली आप उठ नहीं पाते। आप चाहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ें, आप नमाज़ नहीं पढ़ पाते, ठीक है? फिर उसके अलावा क्या है कि आपका स्टडी को जो है वो दिल नहीं करता और बावजूद इसके कि आपको इस चीज़ का इल्म होता है कि मेरा जो एम है वो एक सीएसपी ऑफ़िसर या लेकिन आप खुद को स्टडी के लिए जो है वो आप जो है वो आप उसको जो है खुद को जो है वो कायल नहीं कर पाते, ठीक है? अच्छा, तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है कि विलफुली आप जो है वो मैटर्स को जो है वो काम्स को पोस्टपोन कर रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं, ठीक है? जिसको आप वो कह रहे हैं काम चोरी कह लें कि जानबूझ के वो काम जो है वो आगे से आगे जो है वो लटक रहा होता है। या ऐसे भी हो रहा होता है कि आप सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गुज़ार देते हैं या किसी से कॉल के ऊपर या चैट करके अपना दिन जो है वो ज़ाया कर देते हैं या आप एक कमरे में किताबें लेके बैठे हुए हैं और फिर भी आपका जो है वो पढ़ने को जो है वो दिल नहीं कर रहा। तो इसको कहेंगे प्रोक्रास्टिनेशन और इट इज़ आर्टिफ़िशियल। सबसे पहले ये है कि इटसेल्फ ये कोई कॉज़ नहीं है, ये बहुत सारी कॉज़ेज़ का मजमूआ है। बेसिकली ये उनका इफ़ेक्ट है प्रोक्रास्टिनेशन कि आप जो है वो खुद को किसी काम के ऊपर जो है वो माइल नहीं कर पाते, ठीक है? लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा वेस्ट ऑफ टाइम है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और जैसे-जैसे कोई वो क्रूशियल डेट पास आती है एग्ज़ाम की, तो आपका स्ट्रेस लेवल और एंग्ज़ायटी जो है वो बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली आप जो है वो क्विट कर जाते हैं उससे। उस कॉम्पिटिशन से क्विट कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका जो है वो कॉज़ क्या है, ठीक है? और आपने उसको ओवरकम कैसे करना है और तो आप इंशाअल्लाह फिर आप उस चीज़ से निकलेंगे और फिर आप पढ़ेंगे भी और फिर आप सब कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक अहम चीज़ जो मैं कहना आपको भूल गया वो ये था, इम्पोर्टेंट मैसेज ये था कि आपने ये लेक्चर सुन के आपने अपनी वो कॉज़ को एक पेज के ऊपर लिखना है कि भई ये जो सर कह गए हैं ना बात, ये मेरी कॉज़ है। आगे मैं इंशाल्लाह एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप का, वहाँ पे हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे कि भई अपनी-अपनी कॉज़ेज़ को जो है वो हाइलाइट करो। फिर उसके बाद हम उसके जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो सॉल्यूशन जो है उसका उसकी तरफ जो है हम लोग जो है वो उसको चलेंगे, ठीक है? अच्छा, अब क्रास्टिनेशन जो है उसकी
क्या रीजंस हैं, उस क्यों क्यों ऐसे होता है कि हम लोग जो है वो खुद को जो है एक काम के लिए कायल नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे भी होता है कि आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपको लगता है आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको लगता है ये इतना मुश्किल है कि मैं कर ही नहीं सकता। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग जो है वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहली जो रीज़न है वो है एब्स्ट्रैक्ट गोल। एब्स्ट्रैक्ट गोल क्या है कि देखिए, आपको सिर्फ इतना पता है कि जी मेरे माँ बाप ने कहा है जी कि मैंने लॉ करना है, तो बस मैं अब एलएलबी की जो है वो तैयारी कर रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है कि आपने आगे जाके ज़िंदगी में जो है वो क्या करना है। ठीक है, या आप ये सोचते हैं मैंने सीएसएस करना है, मैंने लॉ ऑफिसर बनना है, मैंने प्रोसिक्यूटर बनना है। ठीक है, तो मैंने सिविल जज बनना है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका गोल जो है वो ठीक है, लेकिन अगर इतना ही आपका गोल के बारे में आप इतना ही जानते हैं या इतना ही आप उसको ड्रीमिंग करते हैं, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट गोल है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट गोल है और ये आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की जो है एक वजह बनता है। वो क्यों? वो इस तरह से कि देखिए, अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो कि भई अच्छा, मैंने ना फ़र्ज़ करें आपको मैंने कहा था ना कि मैं अगले लेक्चर्स में आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। यही जो एब्स्ट्रैक्ट गोल है इसके बारे में मैंने अपनी जो बुक है उसमें मैंने एक पैरा लिखा है, मैं आपके साथ वो ज़रा एक दफ़ा शेयर करता हूँ। तो फिर जो है वो जो है वो हो सकता है कि मैं आपको जो चीज़ है वो बता सकूँ। वो क्या है? गोल फॉर Goal for studying hard plays an important role in your success, because whenever you think about it, you feel motivated, and that motivation ultimately boosts your interest in the study. ठीक है, कि जब आप अपने उस गोल को सामने रख के स्टडी करते हैं तो वो आपको क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है कि आप और स्टडी करो। However, However, that goal will motivate you only if it is a definite goal. What is meant by a definite goal? Let me explain with the help of an example. For example, your goal is to be a judge in future. Now, merely to think that I will become a judge in future will never motivate you, as it is an abstract goal. But if you imagine that, अब देखिए वही मोटिव है। अब अगर आपके माइंड में ये बात हो कि एक जज बनने का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने 22 करोड़ अवाम में से चंद हजार अफराद को इस दुनिया में इंसाफ के लिए, इस पाकिस्तान में इंसाफ के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, जिनमें से आप एक हैं। अदालत में इंसाफ करते हुए आपका गुजारा हुआ एक दिन 60-70 साल की इबादत से अफजल होगा। रोज़े क़यामत जब हर शख्स साये की तलाश में होगा तो उस वक़्त आप उन 7 लोगों में से होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा। आखिरत तो आखिरत, अल्लाह ताला इस दुनिया में ही आपको इज़्ज़त और दौलत से नवाज देगा। माशरे में आपकी एक इज़्ज़त और मकाम होगा, हर तरफ से आपको सलूट हो रहे होंगे। आज वो लोग जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते, जज बनने के बाद वो आपसे मिलने के बहाने ढूंढ रहे होंगे। पाकिस्तान में 17वें से 19 स्केल तक के किसी भी ऑफिसर से आपकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, गाड़ी, सरकारी घर, सब कुछ आपको मैसर होगा, और सबसे बढ़कर आपके घर वाले जो हैं वो आप पे फ़ख्र फ़ील करेंगे। आपके घर वालों के वालिदैन के बहुत सारे दुनियावी मामला जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई क्या, कि देखिए एक आपको मैंने सॉल्यूशन बताया कि अगर आप अपना वाज़ेह गोल रख के चलेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, आप और ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी जॉब के लिए क्या गोल हो सकता है, वी विल डिस्कस इट। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो काज है उसका सलूशन भी मौजूद है, और वो इंशाल्लाह हम आगे चल के जो है वो आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि प्रोक्रास्टिनेशन होती क्यों है। रीज़न तो हम उसकी देख रहे हैं, एक रीज़न हमने देख ली, एब्स्ट्रैक्ट गोल है। होता क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ।
डियरेस्ट फ्रेंड्स, देखिए एक चीज़ है आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या है कि मसलन आपने ये सोच लिया है कि मैंने जज बनना है, मैंने एडीपीपी बनना है, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो वो सेल्फ कंट्रोल है वो कहता है कि अब मैंने इसकी तैयारी भी करनी है, ठीक है। और वो सेल्फ कंट्रोल जो है उसको फ्यूल उसको उसको चार्ज करेगा क्या? आपकी मोटिवेशन। मोटिवेशन आप चार्ज करेगी कि चलो भाई, चलो शुरू हो जाओ मिस्टर बाबर, शुरू हो जाओ, आपकी ज़िंदगी का एक एम है तो किताबें लेके बैठो और आप जो है वो पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये तो हो गया ना सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ जो दुश्मन एलिमेंट हैं वो भी मौके पे जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? एक मिनट में ज़रा वो बुक का वो पेज खोल लूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी ताकि मैं उसको भूल ना पाऊँ ना। अच्छा, एक सेल्फ कंट्रोल, अच्छा, अब वो जो दो चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो है, एक है हिंडरिंग फैक्टर्स और वो हिंडरिंग या डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स, जो क्या करते हैं, जो आपको उस गोल से, उस एम से, जो आपके सेल्फ इंटरेस्ट और आपके जो आपकी मोटिवेशन है उसको तबाह कर देते हैं। अब दोनों में जंग होती है, एक तरफ आपका सेल्फ कंट्रोल है और आपकी मोटिवेशन है, दूसरी तरफ डीमोटिवेशन है और वो हिंडरिंग फैक्टर्स हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल और मोटिवेशन उनको ओवरकम कर लेगा या उनको अपने कंट्रोल में रखेगा तो आप पढ़ोगे, आप सब कुछ करोगे। और अगर उन्होंने आपको यानी डीमोटिवेशन और वो हिंडरिंग फैक्टर्स ने आपकी मोटिवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल को कैप्चर कर लिया, ओवरकम कर लिया, तो फिर आपको कहा जाएगा कि आप प्रोक्रास्टिनेट हो गए हैं और अब आप जो है वो स्टडी सर्कल से जो है वो बाहर चले गए हैं। वो हिंडरिंग फैक्टर जो आपको डीमोटिवेट करते हैं वो होंगे ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये जो जिनमें हमने एब्स्ट्रैक्ट गोल अभी डिस्कस किया है, और वो जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपके सेल्फ कंट्रोल में इजाफा करेंगे, वो उसका वो जो सलूशन होगा वो इंशाल्लाह हम जो है वो आगे चल के जो है उसको जो है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरा डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर। बच्चों, आज के दौर में आप में से 99% लोगों का मसला जो है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? देखिए ना, अब नमाज के बारे में क्या हुक्म है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप दुनिया को भूल जाएं, ठीक है। आप और आपका अल्लाह, बस आपका कहीं भी ख्याल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, लेकिन अगर हमें वहम आने शुरू हो जाए या हम अगर नमाज में जो है वो कहीं और सोचना शुरू कर दें तो वो फिर हमारी जो कंसंट्रेशन होगी नमाज के ऊपर वो क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। अल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन उसमें नमाज में एक किस्म का जो है वो क्या है कि उसमें एक रुकावट आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, इसने ये आज तक जो लोग फेल हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है। और ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना, इसकी डेफिनेशन में क्या करूं, देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वाला एलिमेंट आपका ये जो मोबाइल है, ठीक है, इसने तबाह कर दिया है नस्ल को ना, ठीक है। कि आप स्टडी के लिए बैठे हैं, इतने में एक मैसेज आ रहा है, इतने में कहीं से नोटिफिकेशन आ रहा है, इतने में किसी की कॉल आ रही है। जब आप एक दफ़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना तो यकीन जानिए स्टडी में आना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियसली मैंने बड़े सॉल्यूशन सोचे हुए हैं, वो ये है कि जी मोबाइल, जो सक्सेसफुल लोगों ने बताया है कि अपना मोबाइल किसी दूसरे कमरे में छोड़ के आएँ, अपने किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त को दे दें, अपनी मामा को पकड़ा दें, या अगर ऐसे भी नहीं तो एक दफ़ा उनको बता दें कि भाई ये जो मेरा मोबाइल है ना ये मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता है, तो मामा आप मुझसे हर रोज़ ये चाहे ज़बरदस्ती मुझसे जो है वो ले लिया करें। अगर आपके पापा से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती, आप उनको अपना ये उनसे मसला शेयर करें और उनको कहें कि आप जो
है ना मेरे मोबाइल के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखें अपना, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा और बड़े सोल्यूशन है। मैं आपको ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस बताऊंगा कि वो दौरान स्टडी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, वो क्या कहते हैं स्टडी के दौरान, या अगर आप सिंपल मेरा लेक्चर सुनना चाहते हैं तो बाकी एप्लीकेशंस आपको डिस्टर्ब ना करें, उसके बारे में हम लोग जो है वो उसको देखेंगे। लेकिन अपने फ्यूचर के लिए टेम्परेरी गेन और सेटिस्फेक्शन को छोड़ना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म गोल के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो फिर ही आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। तो ये तो मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन की एक वजह बता दी ना। यकीन जानिए इवन आपकी सराउंडिंग अगर साफ नहीं है ना, आपका इर्द गिर्द, तो भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप पढ़ नहीं पाए। अगर आपका एनवायरनमेंट इजी नहीं है, शोर शराबा हो रहा है, ठीक है, आपके काम की चीज़ें, आपका पानी नहीं बढ़ा, आपके लिखने के पेन पेंसिल आपके पास नहीं है, ठीक है, हवादार कमरा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ ये फिजिकल चीज़ों से ही नहीं होती, फिर बहुत सारे बंदे के अंदर सोचें भी आ रही होती हैं ना, वो बेसिकली हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक फेलियर आ जाता है, वो भी आपको बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बेसिकली बच्चों ये प्रोक्रास्टिनेशन और नीचे जो हम रीजंस पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरलिंक्ड हैं, हो सकता है ये ओवरलैप हो रहे हों, लेकिन ये अल्टीमेटली ये डिस्ट्रैक्शन जो हैं, अच्छा मैंने मोबाइल आपको बता दिया, और भी बड़ा है, आपके वो गैजेट्स, आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट, या आपका ये म्यूज़िक, ठीक है, एटसेट्रा, ये चीज़ें सारी की सारी आपको क्या करती हैं, वो जो है वो लाइन से जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इनको देखेंगे। अच्छा, तो डिस्ट्रैक्शन का फिर इफेक्ट क्या होगा कि आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। जब आप फोकस से नहीं कर पाएंगे तो फिर वो क्या होगा कि आपका वो हिंडरिंग फैक्टर आपके सेल्फ कंट्रोल को ओवरकम कर लेगा और आप प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो शिकार हो जाएंगे। हम इसका सलूशन इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो थोड़ा सा जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं छूट गया, एब्स्ट्रैक्ट गोल जो है ना, एक तो है ना लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। अच्छा, एक है मतलब स्टडी का एम, जब आप कर रहे हैं कि आज मैंने क्या करना है, डे टू डे गोल ना आपका, वो क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आप लेके बैठे हो एक एक्ट, चाहे छोटा सा एक्ट है, आपको ये पता ही नहीं है कि उस एक्ट की स्कीम क्या है, आपको पता ही नहीं है वो एक्ट का उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है, आपको ये पता ही नहीं है कि उस एक्ट में से पास में पेपर कैसे आता रहा है, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि वो पेपर सब्जेक्टिव पूछता है कि ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप स्टडी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपका गोल डेफिनेट नहीं है, आपका वो जो स्टडी गोल है ना वो वाजे नहीं है कि भाई आपने किस काम को किस तरह से करना है, आपने एक एक्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा फिर क्या निकलेगा कि आप चूँकि वो राइट डायरेक्शन के ऊपर नहीं जा रहे, तो अल्टीमेटली आप जो है ना उस स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली आप उससे जो है ना वो क्या कर देंगे, आप क्विट कर देंगे। तो इंशाल्लाह हम अब इन साइंटिफिक टर्म्स को मैथमेटिकल वे में लेके चलेंगे कि अगर हमने कोई एक्ट स्टार्ट करना है तो पहले हम अपना गोल अचीव कर लें, पहले हम सिलेबस को देख लें, पहले हम पास पेपर को देख लें कि भाई उसने वो जो इस पेपर में इस सब्जेक्ट में से जो पेपर आना है कितने नंबर का आना है, किस तरह का क्वेश्चन आना है, सब्जेक्टिव आना है, प्रोपोजिशनल आना है, ऑब्जेक्टिव आना है, सारे आने हैं। फिर उसके मुताबिक फिर अब हमने जब उस एक्ट को पढ़ना है तो हमने उसके ऊपर क्या करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है वो उसको फोकस करके लेके चलना है। फिर एक और बात भी है भाई, आप देखिए मेरी बात सुनिए, एक सेक्शन के ऊपर ना वॉल्यूम्स में बुक हैं, तो क्या आप सारी पढ़ोगे? ज़्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो पढ़े जाते हैं, सिलेबस इतना लेंथी है कि ह्यूमनली उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। तो
जहाँ पे ये है ना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कि आपने थारोली पढ़ना है, वहाँ पे ये भी है कि हिसाब का पढ़ना है। ये नहीं है कि थारोली के चक्कर में अब बस आप सारा सारा साल ही जो है वो आप एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक के ऊपर गुजार दें। नो, हमने ये भी देखना है कि हमारा गोल क्या है, स्टडी गोल क्या है, और हमने उसके मुताबिक उतनी डेप्थ में पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के लिए तो लौ तो समंदर है, ठीक है। तो समंदर के पीछे तो नहीं जाना हमने, हमने तो ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। तो इंशाल्लाह हम उसको भी जो है वो जो है वो देखेंगे। अच्छा, अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है फियर ऑफ फेलियर। ये भी बहुत बड़ा जो है ना एक इशू है कि हमारे अंदर एक खौफ होता है कि मतलब मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा, मसलन मसलन मेरे बस की जो है वो ये बात नहीं है, मैं इसको जो है वो मैं कर ही नहीं सकता ना, मैं इसको कर ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि वो जो फ़ियर ऑफ फेलियर है ना, कि भई मेरे बस की बात नहीं है, या ये है कि मैं फ़ेल हो गया तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपको जो है वो आपको प्रोक्रास्टिनेट करती है, आपके सेल्फ कंट्रोल को ओवरकम कर लेती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप स्टडी के अंदर जो है वो रहते ही नहीं हैं, और वो फ़ियर आस्ता-आस्ता इतना हावी होता है कि हम सिस्टम को ब्लेम कर देना शुरू कर देते हैं, और फिर अल्टीमेटली एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम क्विट कर जाते हैं। हम कहते हैं जी मैं अगली दफ़ा दूँगा, मैं अगली दफ़ा पेपर में अपीयर होऊँगा। तो ये जो फ़ियर ऑफ फेलियर है, इसको हमने कैसे ओवरकम करना है, ठीक है? अल्लाह ताला पे अपने ईमान को कैसे मज़बूत करना है, इंशाअल्लाह इसको भी हम लोग जो है जब सॉल्यूशंस पे आएँगे, हम इसको भी जो है वो आगे लेके चलेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं आपको इसकी अब मिसाल क्या दे रहा हूँ, फ़ियर ऑफ फेलियर की मैं आपको एग्ज़ाम्पल क्या दे रहा हूँ, वो ये दे रहा हूँ कि मसलन एक बंदा है कि उसने जो है वो सीएसएस करना चाहता है, वो सिविल जज का करना चाहता है, लेकिन वो अपने प्रेजेंट की बजाय अपने फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मैं अगर ना कर सका तो क्या हो जाएगा, फलां क्या कहेगा, फियां क्या हो जाएगा, और अपने पास पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि मैं पिछली टर्म में भी रह गया था, मैं उधर भी रह गया था, और जो प्रेजेंट है जिसके ज़रिए वो अपने पास्ट और फ्यूचर को वो चेंज कर सकता है, उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो फ़ियर ऑफ फेलियर जो है उसकी एग्जांपल क्या है कि वो खौफ जो है वो लाइन से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है स्टडी से, और अल्टीमेटली आप जो है वो क्या करते हैं, आप उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते, जो आपका जो है वो एम होता है उसको आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ है अवेल्यूएशन एंड नेगेटिव फीडबैक्स। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी कॉमन है कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, वो फ़ियर ऑफ फेलियर जो है जब आपके ज़हन में एक फ़ियर ऑफ फेलियर आ जाएगा तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे, आप फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो जब आप फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे, तो आप प्रोक्रास्टिनेट का जो है वो क्या हो जाएँगे, वो शिकार हो जाएँगे। तो वो फ़ियर ऑफ फेलियर जो है वो आपकी फेलियर की एक क्या बन जाएगी, कॉज़ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इशू है हमारा कि जी मैं अगर जज ना बन सका तो फलां बंदा क्या कहेगा, ठीक है, फलां बंदा मुझे ताने देगा, फलां बंदा मुझे बातें करेगा, फलां दोस्त मुझे जो है वो बातें करेगा। हम इसका सलूशन ढूंढेंगे, पक्का सलूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये भी आपकी एक जो है वो कॉज है कि हम इस खौफ से कि जी मसलन एक स्टूडेंट है, वो इस डर से कि मैं अगर फ़ेल हो गया तो मेरे दोस्त मुझे मजाक करेंगे, वो क्या कहेंगे, नालायक है ये वो क्लास में ही नहीं जाता, वो जाके वो टेस्ट ही नहीं देता, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया उसने कि उसका जो हिंडरिंग फैक्टर था एवेल्यूएशन एंड नेगेटिव फीडबैक्स, वो उसको ओवरकम कर गया और वो खुद को मोटिवेट ही नहीं कर सका कि मुझे क्लास में जाना चाहिए और मुझे टेस्ट जो है वो देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ है डिस्टेंट रिवार्ड। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी इशू है, ये भी बहुत बड़ा जो है वो इशू है कि कब एडवर्टाइजमेंट आएगी, कब पेपर होंगे, कब हम उसमें अपीयर होंगे, तो डिस्टेंट रिवार्ड, ठीक है ना, कि भाई यानी चूंकि वो एग्जाम आ गए हैं,
ठीक है। अगर एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले हों तो सारे ही बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अभी एडवर्टाइज़मेंट ना आई हो तो सारे ही वेले फिर रहे होते हैं और गप्पे मार रहे होते हैं और उनको अपने फ्यूचर का जो है वो कोई नहीं। तो ये जो दूर का होता है ना कि अभी वो बड़ा वो सोचते हैं कि बड़ा टाइम पड़ा हुआ है और ज़ाहिर बात है एग्ज़ाम होंगे, इंटरव्यू होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा। तो ये जो बात है ना कि मैं कर लूँगा, अभी टाइम है, अभी एडवर्टाइज़मेंट आना है, ये भी एक रीज़न बनती है फेलियर की। अच्छा, आगे टास्क टास्क एवर्जन ये क्या चीज़ है? देखिए, एक सब्जेक्ट है, फ़र्ज़ कर लें वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब वो आपको बड़ा मुश्किल लगता है, बोरिंग है। आपका कसूर भी नहीं है कि आपको वो बताया नहीं गया, आपको अच्छी बेस नहीं मिली, लेकिन अब क्या है कि वो आपको बजाय इसके कि आप उसका सॉल्यूशन तलाश करें, वो आपको बोरिंग लग रहा है, वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो आपके माइंड के ऊपर हावी हो गया है। तो अब आप चूँकि आप वो इंग्लिश ही नहीं कर पाई तो दूसरा कौन-सा सब्जेक्ट आपने शुरू करना है। तो क्या हो जाएगा, आपका वो काम जो था वो सब्जेक्ट आपके ऊपर हावी हो गया, आपने किताबें फेंक दी और आप स्टडी सर्कल से बाहर चले गए, यानी कि आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो गए, ठीक है। इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन है कि भाई अगर एक सब्जेक्ट नहीं आपको आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ दो और अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। इंटरेस्टिंग और जो बोरिंग सब्जेक्ट है उसके लिए आप बाबर साहब से रब्ता करो, आप यूट्यूब के ऊपर उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा सर्च करो और किसी से जाके कंसल्ट करो, अपने उस टॉपिक को कवर करो, लेकिन सरेंडर ना करो। तो किताबें ना फेंको कि ये नहीं हुआ तो अब मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। नो, 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 उसको सॉल्व करने की कोशिश करो या उसको वक़्ती तौर पे पोस्टपोन कर दो कि भई तुम्हें करूँगा ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया कर सकता, मैं जो है वो ये चीज़ जो है वो करूँगा। अच्छा, वो जो ऊपर हमने गोल पढ़ा था ना एब्स्ट्रैक्ट गोल, उसके साथ एक और चीज़ भी है, अनरीज़नेबल गोल। वो क्या है? कि स्टडी गोल जो है, देखिए आपकी कैपेसिटी ये है कि आप 2 पेज पढ़ सकते हैं। आपने स्टडी गोल सेट कर लिया, मैंने आज 100 पेज पढ़ना है, मैंने तो आज एक्ट खत्म करके उठना है। तो ये चीज़ भी जो है ना आपको प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार करती है। भई हर बंदे की अपनी एबिलिटी कैपेसिटी होती है, आपने दूसरों को देख के अपना मुँह थोड़ा ही लाल करना है। अगर आप 1 पेज पढ़ सकते हो, आधा पेज पढ़ सकते हो, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे अगर अल्लाह ताला ने मेरे एबिलिटी इतनी है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मैं इसे छोड़ के स्टडी सर्कल से बाहर नहीं जाऊँगा। अगर 2-2 पेज हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये है कि मेरा ये कहना है कि स्टडी गोल आप ये रखा करें कि मैं आज मैक्सिमम पढ़ूँगा। ये ना रखा करें कि मैंने आज इतना करना ही है, क्योंकि जब आप वो नहीं कर पाते तो फिर आप प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो सॉरी, कुछ चीज़ें मुझे जब याद आती हैं तो मैं आपको वो बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एमिंग एक्सेसिव परफेक्शनिज्म। अच्छा, ये भी बड़ा जो है ना एक अलमिया है जिसकी वजह से हम स्टडी सर्कल में नहीं रह पाते, हमने जो अपना एम गोल होता है उसके लिए हम जो है वो काम नहीं कर पाते। अच्छा, ये एमिंग एक्सेसिव परफेक्शनिज्म से क्या मुराद है? ठीक है, कि मसलन कि हम लोग ये कहते हैं कि भई ये मैं तो जब मसलन मैं जब ये बुक्स जो हैं, ये वाली बुक जब खरीद लूँगा तो पढ़ना शुरू करूँगा। भई जब मैं मसलन लाहौर शिफ्ट हो जाऊँगा हॉस्टल में तो पढ़ना शुरू करूँगा, और जब मैं मसलन वहाँ पे अकेडमी जॉइन कर लूँगा तो पढ़ना शुरू कर लूँगा, ठीक है? तो ही मैं कर पाऊँगा, तो ये जो एमिंग एक्सेसिव परफेक्शनिज्म है ना कि भई ऐसे होगा तो ही मैं कामयाब होऊँगा, कि मैं जब घर से बाहर जाके अकेडमी जॉइन करके और वहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना शुरू करूँगा तो ही मेरी स्टडी होगी, तो ही मैं कामयाब होऊँगा। तो ये भी एक रीज़न है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। आपके उस वक़्त अवेलेबल सोर्सेज़ होते हैं, आप उसके अंदर खुद को एडजस्ट करने की बजाय आप उसको डिले कर देते हैं, आप उसको क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। आगे है डिपेंडेंस ऑन अदर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, डिपेंडेंस ऑन अदर। देखिए मेरी बात सुने, बिलीव मी, मैं वो बंदा हूँ बच्चों, मैं वो बंदा हूँ जिसके पास कोर्ट जाने के लिए भी जो था वो फेयर नहीं होता था, किराया नहीं होता था, ठीक है। लेकिन क्या था
कि मैंने कभी किसी पर डिपेंड नहीं किया था। मैं अपने मसले कोशिश करता था मैं खुद हल करूं। मैं एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने दिल नहीं छोड़ा था। मैं कहीं जाके पढ़ नहीं सकता था, मैंने दिल नहीं छोड़ा था। मुझे कोई बताता नहीं था, मैंने दिल नहीं छोड़ा था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने खुद से इनोवेशन शुरू की कि मैं किसी चीज़ को किस तरह से जो है वो रिकवर कर दूं। मैंने किसी ठीक है गाइडेंस चाहिए, ठीक है आप सर बाबर की तरफ देखें कि वो आपको गाइड करे, लेकिन कभी उस पर डिपेंड ना हो जाए, दूसरों पे डिपेंड करना ना शुरू कर दें। जब आप किसी एकेडमी पे, किसी टीचर पे अपना वो तकिया रख लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप क्या होते हैं कि जब तक आपको उधर से गाइडेंस नहीं मिलती, आप पढ़ते नहीं हैं, आप प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मसलन आप कहते हैं कि मुझे कोई एकेडमी मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको यकीन जानिए, बिलीव मी, कि अब मैं जो आपको इतना नॉलेज दे रहा हूँ, ये पहले मेरे पास नहीं था, बल्कि मुझे पछतावा भी है कि मुझे ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी। आपको पहले बता देना चाहिए था कि बच्चों ये अगर आपका प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। लेकिन मैंने उसके ऊपर सोचा, मैंने नेट खोला, मैंने रिसर्च की। आज मुझे कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं किसी की तरफ नहीं देखता, मैं नेट खोलता हूँ, मैं रिसर्चिंग शुरू कर देता हूँ, मैं लॉ साइट रिसर्च करना शुरू कर देता हूँ, मैं किसी को यानी ग्रुप डिस्कशन किसी के साथ शुरू कर देता हूँ। डिपेंडेंट से मुराद ये है कि खुद को सरेंडर कर देना और डिपेंड करना कि दूसरा आपको लेके चलेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। आप भी गौर करें, अगर आपको इंग्लिश नहीं ना आती, जाइए अभी यूट्यूब के ऊपर लिखिए जो टॉपिक आपका है सिलेबस का, आप एक दफ़ा लिख के तो देखो यार, आपको इतना वो गाइड करेंगे, इतना गाइड करेंगे। ठीक है, और आपको ऐसे लगेगा कि बाबर साहब ने भी गलत बताया था, बाबर साहब का भी नॉलेज कम था। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग कि आप जो है वो मतलब ये प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर आप रिसर्च शुरू कर लो। तो ये जो मैंने 10 हेडिंग लिखी हैं, आप इसमें 10 और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कभी दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करना। आगे चल के भी हम देखेंगे कि अगर हम एक CSS या उसकी PMS या सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए अगर कोई इशू बनता है तो हमने किस तरह से उस इशू से निकलना है कि हम खुद से उसको जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 है फोकस ऑन फ्यूचर ऑप्शंस। ठीक है, फोकस ऑन फ्यूचर ऑप्शंस क्या है कि यही है कि मसलन फोकस ऑन फ्यूचर ऑप्शन से मुराद यही है कि मसलन कि जैसे मैंने पहले कहा कि बंदा ये कहे कि भाई मैं जो है वो क्या कहते हैं, जब फलां दोस्त के पास शिफ्ट हो जाऊंगा तब मैं अपनी स्टडी शुरू करूंगा, या जब मुझे मतलब मेरे घर में इंटरनेट लग जाएगा तो ये फैसिलिटी हो जाएगी तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा, या जब मैं ये अपडेटेड लॉ कहीं से अरेंज कर लूँगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा। ठीक है, यानी जो कंटीजेंसीज हैं, जो आने वाला काम है, हम उसको बुनियाद बना के अपना जो है वो स्टडी छोड़ देते हैं कि इस तरह होगा तो मैं अपनी स्टडी को जो है वो क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। आगे है 10 है ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है क्या कि यार बस मैं तो 5 दिन में तैयारी कर लूँगा। यार अभी कौन सी डेट शीट आ गई है। ठीक है, यानी उसको अपनी एबिलिटीज़ पे ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है कि बंदा कहे यार कर लूँगा, यार मैं 2 महीने में मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ फिर आपको क्या करती है, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाती है। आप फिर उन 2 महीने का ही इंतज़ार करते रह जाते हैं। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लेट हो गई है। मैं मानता हूँ कि ये जो लेट एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है, ये भी आपको फ्रस्ट्रेट करता है, ये भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो शिकार करता है कि अगर कहा गया है कि दिसंबर में पेपर हो जाएंगे और नहीं हुए तो फिर लोग फेड अप हो जाते हैं। वो कहते हैं बस हमारी मोटिवेशन जवाब दे गई, हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है वो जवाब दे गया, हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है वो जवाब दे गया है कि अब आ ही नहीं रही, अब जब आएगी तो हम पढ़ना जो है वो स्टार्ट करेंगे। एनी हाउ कि ऑप्टिमिस्टिक अबाउट जो फ्यूचर है कि भाई मैं आने वाले वक्त में कर लूँगा, ये चीज़ भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो क्या करती है, शिकार करती है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये एक पिक्चर है आपके सामने प्रोक्रास्टिनेशन की, कि वो जो मैंने बातें आपको बताई हैं ना कि नींद बड़ी ज़्यादा आती है, या आप थक जाते हैं, या आप सोचते हैं कल पढ़ूंगा, अब मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ, अब मैं सो जाऊँ। ठीक है, या लेम एक्सक्यूज़ की बुनियाद पे हम उसको डिले करना शुरू कर देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि वो
वो सोशल मीडिया के ऊपर ही सारा दिन जो है वो लैपटॉप के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, गुजार देते हैं। ठीक है, ये भी आपके सामने एक पिक्चर है कि क्या हो रहा है कि कि सोचा स्टडी करूँगा, लेकिन वो स्टडी जो है वो उसको ईज़ी लिया, आस्ता-आस्ता वो पैनिक बनती गई, स्ट्रेस बनता गया, पेपर आ गए, पास ना हुए तो वो क्राई, यानी वो एक फेलियर में कन्वर्ट हो गया। तो ये वो प्रोक्रास्टिनेशन है जो आपको किस तरफ लेके जाती है, फेलियर की तरफ जो है वो लेके जाती है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीव ऑफ टाइम, बहुत अच्छा किसी ने कहा है। ठीक है, अच्छा अब एक और है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन की एक और है फीलिंग ओवरवेलम्ड। ये क्या चीज़ है? अच्छा, फीलिंग ओवरवेलम्ड का क्या मतलब है कि मैं ये सोचूं कि यार ये जो एएसजे का या सिविल जज का सिलेबस है, यार ये बहुत लेंथी है, मैं जिस रफ्तार से चल रहा हूँ मैं तो इसको कर ही नहीं सकता। तो ये है फीलिंग ओवरवेलम्ड कि मैं कर ही नहीं सकता, या यार जो पास में पेपर आए हैं वो तो बहुत टफ हैं यार, तो वो तो मेरी ऊपर से ही मेरे गुजर रहे हैं, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ये है फीलिंग ओवरवेलम्ड। इंशाल्लाह आपके साथ रहने का मकसद ही ये है कि आपको इस सिचुएशन से निकालूं और आपको एक ट्रैक के ऊपर डाल दूं और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि नाउ यू कैन डू इट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या है? देखिए मैंने बताया था ना कि आपका डेफिनेट गोल होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसी के बारे में सोचते रहें, यानी काम करें ना, एफर्ट करें ना, और डे ड्रीमिंग ही करते रहें, सोचते चले जाएं, या फर्ज करें कि आप किसी को जो है वो कहीं पे आपका कोई आइडियल है, वो आप अपनी चाहते हैं कि वहाँ वो आपका लाइफ पार्टनर बने। ठीक है, तो अब आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं, तो आप डे ड्रीमिंग का शिकार हो गए हैं। डे ड्रीमिंग क्या है कि बंदा ख्वाब ज़्यादा देखे और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो कम करे। तो ये चीज़ भी आपको किस चीज़ का शिकार करती है? प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार करती है। अच्छा, लैक ऑफ परसिवियरेंस क्या चीज़ है? ये या लैक ऑफ परसिस्टेंसी, कि देखिए बड़े आपके लिए मसलन आपके फिनेंशियल इश्यूज हैं, आपके पर्सनल इश्यूज हैं, आपके स्टडी के इश्यूज हैं। ठीक है, तो लेकिन आप में डिटर्मिनेशन नहीं है कि भाई ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स मुझे कभी डिफीट नहीं कर सकते। यानी लैक ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ना, या लैक ऑफ डेडिकेशन जो है, ये भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो क्या करती है, वो शिकार करती है कि आपके अंदर जो है वो इस चीज़ की वो यानी खुद को इतना आप कायल नहीं कर पाते कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे कभी जो है ना, ये मेरी सक्सेस के अंदर जो है वो रुकावट नहीं बन सकती। तो हमने अपने उस डिटर्मिनेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इंशाल्लाह हम उसको भी जो है वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 14 है इनडिसाइसिवनेस। ये क्या है? अच्छा, लैक ऑफ इनडिसाइसिवनेस, डिसाइसिवनेस से क्या मुराद है कि मसलन फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो अब आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैंने इस करना क्या है, मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, मसलन मैंने अपना कोई भी मैंने सिलेबस कैसे अरेंज करना है, मैंने पास पेपर कैसे अरेंज करने हैं। ठीक है, मैंने उसके बाद जो है फिर स्टडी पैटर्न कैसे डिफ़ाइन करना है, उस स्टडी पैटर्न की बुनियाद पे मैंने जो है वो फिर स्टडी जो है वो किस तरह से डिसाइड करनी है। यानी अगर आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके रिसोर्सेज, आप वो बुक्स ही नहीं डिसाइड कर पा रहे जिससे आपने हेल्प लेके जो है आपने जो है वो पढ़ना है। तो ये इमेच्योरिटी, ये जो एक डिसीजन में फैसला, प्रॉम्प्टली फैसला करने का जो एक फुकदान है, ये भी आपको किसका शिकार करता है? प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो शिकार करता है। डियर एस्पिरेंट्स, अगर कोई मैं आपको ना बता पाऊँ कोई ऐसी कॉज जो कि नहीं मेंशन की गई, तो भी आप जो है वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता दें। ठीक है, ताकि हम उसको भी शामिल कर लें। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी, लो सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि आप समझ लें कि उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उसके अंदर जो है वो कम है। यानी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो फिर आप उसको जो है ना उस कॉन्फिडेंस के साथ कर नहीं पाएंगे, और हो सकता है कि आप उससे अपनी जान ही जो है वो छड़वा लें और आप उसको डिले करें। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम, ये तो हमने प्रोक्रास्टिनेशन को देखा ना, अब नीचे है एक है वेस्टेज ऑफ टाइम। ये बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन की जो है ना, ये उसी की ही ये उसका ये अफेक्ट है कि वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है, कि ये भी फेलियर में जो है वो एक वजह बनता है आप लोगों की, कि आप लोग टाइम ज़ाया करते हैं। टाइम ज़ाया क्यों करते हैं? क्योंकि आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन का आप शिकार क्यों होते हैं, वो रीज़न हम ऑलरेडी जो है वो जो है वो उनको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड है लो सेल्फ स्टीम। जो प्रोक्रास्टिनेशन का जब आप शिकार हो जाते हैं तो फिर आप में खुद एतमादी जो है वो उसका जो है वो फुकदान आ जाता है। और जब आप उसका फुकदान आ जाता है, ठीक है, तो फिर आप जो है वो चीज़ जो है वो काज बनती है किसकी? आपकी फेलियर की। उसके बाद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये नेक्स्ट लेवल है कि जब आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, टाइम गुजरता चला जाता है, फिर आप एक अजीब सी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती मैंने क्या करना है क्या नहीं आता, उससे लड़, ठीक है, और इस तरह से करके या एक लिमिट से ज़्यादा खा के या एक हद से ज़्यादा सो के, तो हम लोग क्या करते हैं अपनी उस स्ट्रेस और एंजाइटी को जो है वो कम करना की कोशिश करते हैं। हालांकि रियलिटी ये है कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी इसी वजह से आती है कि हम चीज़ों को टाइमली जो है वो हैंडल नहीं करते। ऑब्वियसली एक बंदा जब प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार है तो वो फिर फोकस के साथ जो है वो नहीं पढ़ पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। जब वो फोकस या कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली फिर उसके लिए जो है वो जो है वो कामयाबी में भी वो चीज़ क्या बनेगी? हर्डल बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये हम देख चुके हैं लैक ऑफ विल एंड डेडिकेशन। मजबूत असाबी की यार मैं कर लूँगा, ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आगे भी करेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, के इंसान में एतमाद की ज़िंदगी में एतमाद की कमी होती है कि भाई वालदेन की तरफ से इतना एतमाद नहीं बना होता मिला होता कि बंदे को इतना वो कॉन्फिडेंट हो, मेच्योर हो कि उसको पता हो मैं खुद जो है वो कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि यार ए सब्जेक्ट मैं ना भी तैयारी करांगा तो मैं इंदे चो पास हो जाऊंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। या ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि भाई बस जो मुझे आता है ना इसी में से पेपर आना है, मुझे दूसरों से भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब बहुत बड़ी रीज़न आ गई सामने, ब्लाइंड स्टडी विदाउट प्लान। देखिए जो वो स्टडी विद प्लान है ना, देखिए हार्डवर्क हर कोई करता है, हार्डवर्क हर कोई करता है, लेकिन विद प्लान से क्या मुराद है? विद प्लान से क्या मुराद है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बंदा है वो कहता है जी मैंने सिविल जज बनना है, ठीक है, वो क्या करता है जी कि वो सबसे पहले उसका सिलेबस देखता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके मुताबिक अपनी बुक्स अरेंज करता है। उसके बाद वो पास पेपर देखता है, वो देखता है पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से आता है। वो कहते हैं ये प्रोपोजिशनल क्वेश्चन आते हैं, ये किस तरह से आते हैं। वो बाबर साहब से कांटेक्ट करता है, किसी और से करता है, उसको पता चलता है कि भाई ये ना केस लॉज जो होते हैं ना, केस लॉज, ये उसकी प्रोपोजिशन बना देते हैं। अच्छा, वो कहता है अच्छा ये बात है, वो एक कागज़ के ऊपर लिखता है कि ये पेपर पैटर्न क्या है। अब वो उस पेपर पैटर्न को सामने रख के अब वो डिसाइड करता है कि भाई मेरी बुक्स कौन सी होनी चाहिए जिसके ऊपर मैंने तैयारी करनी है। वो क्या करता है, वो बुक्स अरेंज करता है, और वो साथ में ये सोचता है कि अगर केस लॉ में से आ रहा है पेपर तो मैंने केस लॉज के साथ अपडेट कैसे होना है, मैंने शुमारे खींचने हैं, शुमारे पढ़ना शुरू करने हैं, या मैंने फेसबुक के ऊपर वो जो लोगों ने ग्रुप वो बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए हैं केस लॉज के, मैंने उसको स्टडी करना है। किस तरह से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज जो है वो मैंने अपडेट करना है। यहाँ कोड प्रैक्टिस का बड़ा अमल दखल है, तो मैंने कोड प्रैक्टिस को किस तरह से करना है कि मेरी स्टडी जो है वो बेटर से बेटर
क्लियर जो है वो हो जाए, और उसके बाद वो उन लाइंस के ऊपर क्या करता है, स्टडी करता है। तो ये होगी स्मार्ट स्टडी। और एक बंदा वैसे ही पकड़ा है, किताब पकड़ी है, लगा है, गाइडें लेके रट्टा लगा रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है, उसको पता ही नहीं है पेपर किस तरह से आना है। तो इसको क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्टडी विदाउट प्लान, कि उसने प्लानिंग ही नहीं की कि मैंने किस तरह से जो है वो उसको जो है वो करना है। अच्छा, आगे जो है वो है पुअर स्टडी टेक्निक। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यकीन जानिए, मैंने उसके बारे में जो है वो पढ़ा है। पुअर स्टडी टेक्निक है कि अगर आप फ़र्ज़ करिए एक ख़ास टाइम तक पढ़ते हैं ना, तो इतने टाइम की आपको ब्रेक चाहिए। तो ये है स्टडी टेक्निक, ठीक है। आपने मसलन मैंने एक वे रेक्ट को कैसे पढ़ना है स्कीम के साथ, ये है एक स्टडी टेक्निक, ये है एक स्टडी टेक्निक। अच्छा, मैंने कैसे टाइम कैसे मैनेज करना है, ये है एक स्टडी टेक्निक। मैंने मसलन रिवाइज़ कैसे करना है अपने सिलेबस को, ठीक है। मैंने कंसेप्चुअली कैसे जो है वो क्लैरिटी लेके आनी है, ये है एक स्टडी टेक्निक, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टडी टेक्निक है ही नहीं, बंदा वैसे ही किताबें पकड़ के लगा हुआ है, तो ये पुअर स्टडी टेक्निक जो है ये भी फेलियर का जो है वो एक बाइस बनता है। इंशाल्लाह हम इसको भी जो है वो देखेंगे। उसके बाद फेलियर अटेम्प्ट पेपर्स इन बेस्ट वे। हाँ, ये भी बड़ा इशू है कि लोगों को ये नहीं पता कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो क्वांटम मांगता है, क्या वो क्वालिटी मांगता है। अच्छा, अगर वो क्वालिटी मांगता है तो ठीक है, मैंने पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मैंने कैसे बेस्ट वे में जो है पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्या होती हैं, काउंट होती हैं। उसके बाद कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, हालांकि मोस्टली वो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, ठीक है, कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करते, और अल्टीमेटली ये इसका मैं सलूशन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, मेमोरी इश्यूज भी आ जाते हैं, इसके अलावा फिनंशियल इश्यूज भी लोगों के होते हैं, पर्सनल इश्यूज भी लोगों के जो है वो होते हैं। फिर कुछ सर्टेन हैबिट्स हैं जो कि आपको नाकामी की तरफ जो है वो लेके जो है वो जाती हैं। मसलन कि इम्प्रॉपर टाइम के ऊपर आप मसलन पढ़ने से पहले आप हैवी खा लेते हैं, ठीक है। मसलन आप सुबह लेट उठते हैं, रात को लेट तक जो है वो जागते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हैबिट्स, आप स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके फेलियर का जो है वो बाइस बनती हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको इस चीज़ से निकालूँ, ठीक है। उसके बाद है बैड मेंटोरिंग। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि एक बंदा जो है वो उसके वसाइल इजाज़त नहीं देते, लेकिन चूँकि ज़िंदगी में वो पैशनेट होता है, वो रट्टे लगाता है, वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ करके बीए करता है बड़ी मुश्किल से। उसके बाद वो एक लॉ कॉलेज में जाता है, वो क्या करते हैं, बजाय इसके कि उसको कहें कि भाई तुम उसको बताएं कि अगर सिविल जज बनना है या तुमने अच्छा वकील बनना है तो तुम थारोली पढ़ो, वो भी उसको गाइडों के ऊपर लगा देते हैं कि ये गाइडें कर लोगे तो तुम पेपर में पास कर दोगे। वो भी उस शॉर्टकट के चक्कर में क्या करता है कि वो अपने आप को ज़ाया कर देता है। फिर वो जब लॉ की डिग्री ले लेता है, तो अब जब वो प्रैक्टिस में आता है तो फिर उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं होती। सीनियर उसको वोटिंग के ऊपर लगा देता है, सीनियर उसको कंपेन के ऊपर लगा देता है। वो बेचारा डेटे लेता घर आता है, सोता है, जाता है, डेटे लेता है, फिर वापस आ जाता है, ठीक है। कोई उसको ये नहीं बताता कि तुमने प्रैक्टिस जो है वो कैसे करनी है। देखिए, अगर हालात ने समझाया, एक उम्र गुजर गई, फिर समझ आई तो क्या आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है यार कि चलो प्रैक्टिस नहीं चली, चलो मैं कोई एग्ज़ाम ही दे लूँ। अब वो जब बैठ के पढ़ता है तो चूँकि लॉ में उसको बताया नहीं गया था कि तुमने किस पैरामीटर के ऊपर स्टडी करनी है, प्रैक्टिस में भी ना पता चला, अब भी नहीं पता। अब वो क्या करता है कि वो फिर जो उसको समझ आती है वो करना शुरू कर देता है, या वो किसी के हत्थे चढ़ जाता है, उससे उम्मीद लगा लेता है, और वो भी उनको खुद नहीं पता होता कि हमने इसको किस तरह से जो है वो गाइड करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उसकी फेलियर की जो है वो एक रीज़न बनती है। और ऑब्वियसली लक जो है ये भी बड़ा जो है वो मैटर करती है। वो आपका दिन होता है कि जो इंटरव्यू में सवाल आ रहा होता है वो आपको तो आता है, किसी और को नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये बच्चों, मैंने आज आपको जो है वो सारी जो है वो रीज़न्स बताई हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। अल्लाह आपको, हाँ, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।